तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है बुक 2 के चैप्टर 5 लोकतांत्रिक पुनरुत्थान डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। बेसिकली ये चैप्टर में 2-3 टॉपिक नए ऐड हुए हैं और 2 चैप्टर को मिलाकर ये एक चैप्टर बनाया गया है जिसमें हमें इमरजेंसी या आपातकाल के बारे में भी पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और वीडियो। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। भारत में अगर आप देखोगे तो स्वतंत्रता के बाद, फ्रीडम के बाद प्रजातांत्रिक उमड़ जो पुनरुत्थान माने जाते हैं वो बेसिकली 3 माने जाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने है जयप्रकाश नारायण, दूसरे नंबर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और तीसरे नंबर पर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये तीनों ही टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके बारे में आपके सिलेबस में पहले था लेकिन इतना डीप में और डिटेल में नहीं था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नया ऐड हुआ है और हमें इसके बारे में इस तरह से पढ़ना है कि इसके ऊपर हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो आज बेसिकली हम जयप्रकाश नारायण वाला जो ये पूरा टॉपिक है ये कवर करेंगे। जयप्रकाश नारायण, इनके इंट्रोडक्शन भूमिका से हम स्टार्ट करते हैं। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 से मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 या 1979 को हुई। संक्षेप में छोटे में उनको जेपी के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण के बारे में ये बात याद रखना, वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक, मतलब सामाजिक सेवा के रूप में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए और राजनेता थे। जयप्रकाश नारायण यूँ कह लो आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया में यूँ कह सकते हो राजनीतिक इतिहास, इनका जो पॉलिटिकल हिस्ट्री और इनका जो राजनीतिक पूरे कार्य रहे हैं वहाँ उनकी वजह से, उन कार्यों की वजह से उनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस या प्रसिद्ध है और उनका इतिहास में एक अनोखा ही स्थान है। वो अकेले ऐसे व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी बोले जाते हैं जिन्होंने देश के 3 लोकप्रिय आंदोलन में अलग अलग समय पे आंदोलन चले, उनमें सक्रिय एक्टिव रूप से भाग लिया और उनको एक गौरव, एक प्राइड प्राप्त है कि उन्होंने 3 अलग अलग आंदोलन में भूमिका निभाई या रोल प्ले किया। जयप्रकाश नारायण का जीवन 3 लोकप्रिय आंदोलन या यूँ कह लो महत्वपूर्ण पड़ाव से गुजरा। पहला उनका था, अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए स्वतंत्रता, फ्रीडम के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और भारत छोड़ो आंदोलन जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें वो एक नायक के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि ये नेतृत्वशिप या ये आंदोलन चलाने वाले हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी थे, लेकिन इस आंदोलन में वो एक नायक या हीरो के रूप में जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि 1934 में 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक बनी थी। कांग्रेस के अंदर ही समाजवादी विचारधाराओं के जितने भी नेता थे उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। इसके स्थापक या फाउंडर भी बोले जाते हैं और वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी बने। इस पार्टी में और भी महत्वपूर्ण नाम है जैसे कि आचार्य नरेंद्र देव जो इस पार्टी के अध्यक्ष प्रेसिडेंट बने, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समाजवादी विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे जयप्रकाश नारायण और इस विचारधारा के आधार पे उन्होंने आगे भी बहुत कार्य किए। 50 से जो 60 का दशक था ना, इन 2 दशकों में उन्होंने विनोबा भावे के जो भूदान आंदोलन था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अमीर लोगों को, ज़मींदारों को इस बात के लिए प्रेरित या इंस्पायर करते थे कि वो अपनी ज़मीन गरीबों में दान कर दे। तो उन्होंने इस सोच को बदलने का काम किया, अमीरों से ज़मीन लेके गरीबों में दान करने का इस आंदोलन में बहुत बड़े पैमाने पर भाग लिया और सामाजिक परिवर्तन लाने का काम किया। आपने देखा कि हमने एक पड़ाव उनका देखा, अब ये दूसरे आंदोलन में इनकी भूमिका या पड़ाव हम देख रहे हैं। 70 के दशक में अब ये तीसरा आंदोलन आता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि जब उन्होंने ये आंदोलन चलाया तब उन्होंने सक्रिय राजनीति, एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ दिया था और वो सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में ही सक्रिय थे, एक्टिव थे। हालांकि क्रांति शब्द कोई नया नहीं है, लेकिन उन्होंने संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन का नाम दिया और ये आंदोलन उनके जीवन में बहुत बड़ा आंदोलन माना जाता है जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है।
1999 में 1999 में मरणोपरांत उनके अतुल्य सामाजिक योगदान, जो इनक्रेडिबल उनका जो सोशल कंट्रीब्यूशन है, उसके कारण उन्हें भारत रत्न, जो कि सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत में बोला जाता है, सबसे ऊंचा सम्मान, वो उनको दिया गया भारत रत्न। संपूर्ण क्रांति का प्रारंभ या स्टार्टिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जरूर से आपके पास क्वेश्चन आने का चांस है। अब आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में कराऊंगा, थोड़ा जल्दी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये भूमिका या एक यूं कह लो आपके बिल्कुल बेस के लिए, बुनियाद के लिए जरूरी है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और वहाँ के एक कॉलेज थे, एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ के छात्रावास में खाने के खर्चे में 20% की बढ़ोतरी कर दी गई। इसके कारण वहाँ गुजरात में हड़ताल हुई और हड़ताल ने आंदोलन का रूप ले लिया। विपक्षी दल जो वहाँ पर था, कांग्रेस संगठन, अगर आपको वो याद हो, मेरा पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो जिसमें मैंने बताया था कांग्रेस विभाजन हुआ था, उस कांग्रेस विभाजन में जो दूसरा दल बना था, एक तो इंदिरा गांधी वाला बना था, एक बना था कांग्रेस संगठन। इस आंदोलन में जो गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन हुआ, उसमें कांग्रेस संगठन की बड़ी भूमिका थी। वहाँ के मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, चिमनभाई पटेल को अपनी सत्ता या सरकार से हाथ धोना पड़ा और केंद्र सरकार ने वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और ये जो छात्र आंदोलन गुजरात में हुआ था, इसका प्रभाव यहां से सबसे बड़ी, यूं कह सकते हो, देश में आंदोलनों का सिलसिला चल गया और इसी के बाद हमारा संपूर्ण क्रांति का आंदोलन होता है। तो छात्र आंदोलन का प्रभाव सारे देश में हुआ और सारे देश की राजनीति से प्रभावित हुई या इफेक्टेड हुई। केंद्र सरकार वहां चुनाव नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था गुजरात में केंद्र सरकार या कांग्रेस के खिलाफ पूरी हवा चल रही है। ऐसे में कांग्रेस संगठन के नेता मोरारजी देसाई ने वहाँ घोषणा की कि अगर वहाँ गुजरात में चुनाव नहीं कराए गए तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। और मोरारजी देसाई के बारे में सभी ये जानते थे कि वो जो बोलते हैं करते हैं, इसलिए केंद्र सरकार या कांग्रेस को वहाँ पर चुनाव कराने पड़े और उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी हार का सामना भी करना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने आपको क्यों बताया, ये बहुत काम आएगा बेस के लिए, आपको हो सकता है इस पे से क्वेश्चन आए, लेकिन आपको काम बहुत आएगा कि किस तरह से ये आंदोलन का सिलसिला चला था और टोटल रेवोल्यूशन से पहले कौन सा आंदोलन हुआ था। हालांकि ये टोटल रेवोल्यूशन में नहीं है, लेकिन ये आपको जानने के लिए जरूरी था। बिहार आंदोलन और संपूर्ण क्रांति। गुजरात आंदोलन के बाद, क्योंकि गुजरात आंदोलन का प्रभाव पूरे देश में पड़ा था, उसके 2 महीने बाद बिहार में छात्रों ने आंदोलन कर दिया। यह आंदोलन जो बिहार आंदोलन था, भ्रष्टाचार, करप्शन, खाद्यान्न संकट, फूड क्राइसिस और बढ़ती बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों को लेकर शुरू हुआ था या स्टार्ट हुआ था। छात्रों ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक, मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया था कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और महासचिव जनरल सेक्रेटरी जयप्रकाश नारायण रहे थे, तो छात्रों ने जाके जयप्रकाश नारायण से प्रार्थना की कि वो इस आंदोलन का, बिहार आंदोलन का नेतृत्व करें। हालांकि जयप्रकाश नारायण, मैंने पहले ही बताया कि सक्रिय राजनीति को छोड़ चुके थे और केवल सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में सक्रिय थे, काम कर रहे थे। तो जब बिहार आंदोलन ने जयप्रकाश नारायण से आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा, तो जयप्रकाश नारायण ने, या यूं कह लो उन्होंने, आंदोलन का नेतृत्व, लीडरशिप करने के लिए 2 शर्तें या कंडीशन रखी। पहली कंडीशन थी कि आंदोलन अहिंसात्मक होगा, नॉन वायलेंट होगा, किसी प्रकार की हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और दूसरी कंडीशन थी कि आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय होगा, बिहार राज्य तक सीमित ना रहकर, लिमिट नहीं होगी, सिर्फ बिहार में नहीं होगा, राष्ट्रव्यापी होगा, नेशन वाइड होगा, मतलब पूरे राष्ट्र या देश में आंदोलन किया जाएगा। ये 2 शर्तें उन्होंने रखी कि अगर आप ये शर्तें मान लेते हो तो मैं, या यूं कह लो जयप्रकाश नारायण ने कहा कि वो इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, लीडरशिप करेंगे। छात्रों ने इन शर्तों को मान लिया और बिहार आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया। बिहार सरकार से इस्तीफे की मांग की गई। जयप्रकाश नारायण ने वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना की मांग की और संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। यह वो आंदोलन था जिसमें जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, या इसी आंदोलन को संपूर्ण क्रांति में बदल दिया। अब जयप्रकाश नारायण और संपूर्ण क्रांति क्या है? जयप्रकाश नारायण को अपने पूरे जीवन में 3 महत्वपूर्ण योगदान, कंट्रीब्यूशन के लिए मेन जाना जाता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष, क्योंकि ये जो टोटल रेवोल्यूशन था, इसका मेन मुद्दा, जो मुख्य मुद्दा था, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध ही खड़ा हुआ था।
तो जिस प्रकार आपने देखा कि यहाँ अन्ना हजारे का आंदोलन चला था दिल्ली में, और उसके बाद ये आम आदमी पार्टी एक रिजल्ट के तौर पर आई थी सरकार में, ऐसा ही कुछ आप समझ लो कि हालांकि आपने वो दौर नहीं देखा होगा, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन खड़ा कर दिया था और यूथ को अपने साथ जोड़ लिया था। और लोकपाल पद के निर्माण, जिसकी डिमांड अन्ना हजारे आंदोलन में भी हुई थी, लोकपाल पद के निर्माण की बात भी जयप्रकाश नारायण के इस आंदोलन में हुई थी। ये इंग्लिश वालों के लिए फाइट अगेंस्ट करप्शन। उन्होंने सामुदायिक समाजवाद की बात की, कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, सामुदायिक समाजवाद के उनके सिद्धांत को, या यूं कह लो अपने उस सिद्धांत में वो भारत को 3 प्रमुख परतों वाले, लेयर वाले सामुदायिक सोशल क्षेत्र या रीजन और राष्ट्र संघ के रूप में देखते हैं। उनका ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल सिद्धांत था, समाज प्लस क्षेत्र प्लस राष्ट्र, ये तीनों मिलकर ही, मतलब ये उनका सीधा सा जयप्रकाश नारायण की सोच ये थी, समाज से ही सब शुरू होता है, स्टार्ट होता है। तो समाज का पुनरुत्थान हो, फिर क्षेत्र का हो, और फिर अपने आप वो राष्ट्र तक हो जाएगा। और अगर हम समाज का कल्याण करेंगे तो समाज के कल्याण बढ़ते बढ़ते क्षेत्र का कल्याण होगा और फिर राष्ट्र का कल्याण होगा। तो ये सभी मिलकर, पहले समाज, फिर क्षेत्र, फिर राष्ट्र, सोसाइटी, रीजन, नेशन, ये सभी मिलकर ही एक सच्चे संघवाद या यूं कह लो ट्रू फेडरलिज्म का उदाहरण या एग्जाम्पल देते हैं। संपूर्ण क्रांति के लिए, नेतृत्व के लिए उनको बहुत ज़्यादा माना जाता है, जो मैंने कहा था तीसरा पड़ाव। जयप्रकाश नारायण ने एक बात कही थी संपूर्ण क्रांति में अपने, कि हमारा मकसद बिहार सरकार या इंदिरा सरकार को हटाना नहीं है, बल्कि पूरे देश के जीवन के, या यूं कह लो पूरे देश में और देश के हर नागरिक के जीवन में, हर क्षेत्र में संपूर्ण परिवर्तन, पुनरुत्थान या क्रांति लाना है। अब आपके सामने आते हैं कि संपूर्ण क्रांति में कितने क्रांतियां या परिवर्तन शामिल थे। तो जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के नारे में और संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में, या यूं कह लो संपूर्ण क्रांति में 7 परिवर्तन, 7 क्रांतियां शामिल हैं। सबसे पहले उन्होंने राजनीतिक तौर पे परिवर्तन की बात की। उन्होंने कहा कि जनता को, पब्लिक को अपने प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए, या यूं कह लो कॉल बैक करने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा होता क्या है, चुनाव से पहले नेता आता है, वोट मांगता है, फिर 5 साल के लिए गायब हो जाता है। लेकिन कोई भी प्रतिनिधि, अगर कोई नेता काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ के क्षेत्र की जनता को अधिकार होना चाहिए कि वो अपने प्रतिनिधि को वापस भी बुला सके। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमें स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर बहुत ज़्यादा काम करना होगा या शक्तियाँ देनी होगी लोगों को। वास्तविक लोकतंत्र तब आएगा जब गांव मोहल्ले के लोगों के हाथ में कार्य करने की शक्ति होगी। तो उन्होंने ग्रामीण और स्थानीय मोहल्ला स्तर पर समितियाँ, कमेटियाँ बनाने का डिमांड की या मांग की, या निर्माण करना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसी कमेटियाँ, समितियों का निर्माण होना चाहिए जो ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर मोहल्ले के द्वारा बनाई जाए, और इन्हें इनके क्षेत्र में, ऐसा नहीं आपने स्थानीय समिति बना दी, कमेटी बना दी, लेकिन वो काम नहीं कर पा रही है क्योंकि उसको शक्तियाँ नहीं है। इसीलिए इन कमेटियों को, मोहल्ला समितियों को, मोहल्ला कमेटियों को, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण कमेटियों को, इनके काम करने के लिए अधिकार और शक्तियाँ मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार। उन्होंने एक बात बोली थी, ऊपर के लोग, ये याद रखना अगर आपके पास एक नंबर में आ जाए कि ऊपर के लोग किसने बोला था, तो ऊपर के लोग का जो शब्द का इस्तेमाल था, इस सेंटेंस का या वाक्य का इस्तेमाल था, ऊपर के लोग, इसका इस्तेमाल जयप्रकाश नारायण ने किया था। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे प्रभावित होता है, या यूं कह लो ऊपर से नीचे चलता है। इसीलिए अगर राजनीति में जो ऊपर के लोग हैं, अर्थात जो नेता हैं, अगर वो साफ सुथरे चरित्रवान हो जाए तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ऊपर के लोगों को, नेताओं को भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, या वहाँ भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। नेताओं में, राजनीति में भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। तो ये ऊपर के लोग वाला जो सेंटेंस है हमेशा याद रखना। ये इंग्लिश वालों के लिए है, ये पूरा वर्जन जो मैंने अभी बोला था। दूसरा, उन्होंने क्रांति बात की, आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक क्रांति। जयप्रकाश नारायण ने आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक फील्ड में समानता या आर्थिक समानता या इकोनॉमिक इक्वलिटी का समर्थन किया। उनका कहना था कि अमीर गरीब के बीच की जो खाई है ये बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। सभी लोगों की आर्थिक ज़रूरतें, इकोनॉमिक नीड्स पूरी होनी चाहिए।
आर्थिक ज़रूरतें मतलब आवश्यकताएं, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं जो एक मनुष्य के जीवन के लिए ज़रूरी है। सभी को रोटी, कपड़ा, मकान जैसी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। तीसरा, उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन क्रांति की बात की। उन्होंने कहा जातीय भेदभाव ने श्रेष्ठता का रूप ले लिया है। क्या है कि चलो जाति के नाम पर भेदभाव तो होता ही है, लेकिन जाति के नाम पर श्रेष्ठता का एक चलन भी चल गया, जिससे समाज में भेद की, डिस्क्रिमिनेशन की एक लकीर खिंच गई है। श्रेष्ठता को समाप्त करना चाहिए। जो सुपीरियरिटी बनाकर बैठे हैं ऊपर की तरफ, वो समाप्त होनी चाहिए। सामाजिक स्तर, सोशल लेवल पर भी समानता, इक्वलिटी लाई जानी चाहिए। और उन्होंने एक तरफ और ध्यान खींचा लोगों का कि ये जो सामाजिक अंतर है, जो सामाजिक श्रेष्ठता है कि जाति के आधार पर कुछ लोग ऊंचे बने बैठे हैं, उनके इस श्रेष्ठता के कारण आर्थिक अंतर की भी लकीर खिंच गई है। मतलब कुछ लोगों ने जाति के आधार पर पहले श्रेष्ठता हासिल करी, अब वो आर्थिक स्तर पर भी मजबूत हो गए हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए हैं और आर्थिक स्तर पर भी वो ऊपर की तरफ आ गए हैं। तो इस सामाजिक अंतर ने आर्थिक अंतर भी ला दिया है। तो इसकी भी बात की उन्होंने और कहा कि ये भी समाप्त होना चाहिए। दूसरा परिवर्तन उन्होंने कहा सांस्कृतिक स्तर पर भी परिवर्तन लाना चाहिए। हम जो भारतीय हैं उनको अपनी संस्कृति की महानता को समझना चाहिए, भारतीय संस्कृति के आधार पे आगे बढ़ना चाहिए। नैतिक विकास, देखो हो सकता है आपको किसी और वीडियो में कोई नैतिक अलग से बताए, लेकिन नैतिक विकास इस सांस्कृतिक विकास में ही उन्होंने बोला कि नैतिक तौर पर भी परिवर्तन आना चाहिए, विकास होना चाहिए, या नैतिक तौर पर भी क्रांति होनी चाहिए। नैतिक परिवर्तन को भी उन्होंने सांस्कृतिक विकास के साथ ही शामिल किया। नैतिक रूप से भी हमें, मॉरली हम इतने स्ट्रांग होने चाहिए सारे इंडियंस कि हम इतने सक्षम, इतने शक्तिशाली बने कि भ्रष्टाचार और अन्य जितनी भी गलत गतिविधि, एक्टिविटीज़ है, उसका विरोध करें। मतलब एक आम आदमी भी खुद भ्रष्ट ना हो और ना वो दूसरों को होने दे, और इससे आम जीवन में शामिल ना होने दे। जितनी भी गलत गतिविधियां हैं उसको हम अपने नॉर्मल जो साधारण व्यवहार है उसमें ना आने दें, और भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों को अपने जीवन में ना आने दें। हम अपने स्वार्थ की, हम भारतीय अपने स्वार्थ या सेल्फिशनेस की बात ना करके समाज, सोसाइटी, राष्ट्र, नेशन के कल्याण की बात करें। तो उन्होंने ये बहुत बड़े चेंज की बात करी, सांस्कृतिक और नैतिक। नेक्स्ट आता है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। इसके साथ ही उन्होंने ये बात बोली कि भौतिक विकास की तरफ ही हमारा ध्यान जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा विलासिता का इस्तेमाल करें, लेकिन हमें भौतिक विकास को आधार या बेस नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपनी महान भारतीय संस्कृति के अनुसार आध्यात्मिक विकास, जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को भी आधार या बेस बनाना चाहिए। शैक्षणिक, शिक्षा के क्षेत्र में वो बहुत परिवर्तन या पुनरुत्थान चाहते थे या क्रांति चाहते थे। शैक्षणिक क्षेत्र में भी जयप्रकाश नारायण ने परिवर्तन की बात की। उन्होंने कहा शिक्षा इस प्रकार मिलनी चाहिए कि व्यक्ति का नैतिक, मॉरल, आर्थिक, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या विकास हो। शिक्षा प्राप्त करने से लोगों को हुनर मिलना चाहिए, शिक्षा से लोगों के अंदर काबिलियत, टैलेंट आना चाहिए, जिससे कि ना केवल वो आत्मसंतुष्ट, सेल्फ सफिशिएंट बने, वो खुद काम कर सके, खुद नौकरी पा सके, खुद रोजगार पा सके, और आत्मसंतुष्ट, सेल्फ सफिशिएंट होने के साथ साथ अपना आत्मविकास, सेल्फ डेवलपमेंट भी कर सके। तो उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन की बात की, और उनका कहना था शिक्षा ऐसी मिलनी चाहिए जिससे व्यक्ति आत्मसंतुष्ट, सेल्फ सफिशिएंट भी हो, उसे नौकरी, काम, रोजगार इत्यादि भी मिले और उसका विकास भी हो सके। नेक्स्ट उन्होंने बौद्धिक और वैचारिक क्रांति या परिवर्तन की बात की। उन्होंने कहा कि लोगों की, क्योंकि उनका कहना यह था कि जब तक हम भारतीयों की सोच, विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक हम उसी पुराने एक लीक पर या लकीर पर चलते रहेंगे। तो हमारी बुद्धि, बौद्धिक और वैचारिक परिवर्तन भी आना चाहिए। ये सातों क्रांतियों को मिला दें, अगर ये सातों परिवर्तन को मिला दें, तो उन्होंने कहा ये होती है हमारी संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन, जिसका नारा या इस आंदोलन की शुरुआत या संपूर्ण क्रांति की शुरुआत उन्होंने की थी। और टोटल रेवोल्यूशन का क्या मतलब है अब आपको पता लग गया होगा। 7 क्षेत्रों में परिवर्तन या क्रांति। संपूर्ण क्रांति का प्रभाव, अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ। देखो ये क्रांति या ये आंदोलन पूरे देश में किस तरह फैला।
जेपी द्वारा चलाया गया ये संपूर्ण क्रांति या ये संपूर्ण क्रांति की लपटें, ये आंदोलन की जो लपटें थी इतनी भयानक, मतलब आप ये कह सकते हो कि इतनी ज़्यादा तेजी से ये आंदोलन फैला कि केंद्र की कांग्रेस सरकार, केंद्र में जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार थी, उसको पूरी तरह हिला कर रख दिया। जेपी की हुंकार से, एक हुंकार यूँ कहते हैं, जयप्रकाश नारायण जब आवाज़ देते थे तो नौजवानों के जत्था का जत्था, भीड़ की भीड़ सड़कों पर निकल आती थी। बिहार से उठी इस क्रांति की चिंगारी, बिहार आंदोलन से शुरुआत हुई, फिर संपूर्ण क्रांति बना, आंदोलन बना संपूर्ण क्रांति का, और देश के कोने कोने में आग बनकर यह आंदोलन फैल गया। देश के गिरते हालात, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अनुपयोगी शिक्षा पद्धति इत्यादि के चीज़ों के खिलाफ ये आंदोलन चला था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण पे काफ़ी सारे आरोप लगाया कि ये देश में ज़्यादा माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं या देश की सरकार को गिराना चाह रहे हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने अपने ऊपर जितने भी आरोप लगे उसका विस्तार से उत्तर देते हुए एक ही बात कही, यह क्रांति है मित्रों, और यह संपूर्ण क्रांति है, टोटल रेवोल्यूशन है, दिस इज रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन के आगे बढ़कर बोला कि ये संपूर्ण क्रांति है, टोटल रेवोल्यूशन है। तो ये मान लो कि ये क्रांति ने पूरी तरह से इंदिरा गांधी की सरकार को हिला दिया था। जयप्रकाश नारायण ने अपने पूरे इस आंदोलन में एक बात स्पष्ट की कि विधानसभा या मतलब बिहार की विधानसभा और सरकार का विघटन या बिहार सरकार को गिराना इसका उद्देश्य नहीं है। ये तो केवल एक मील का पत्थर है, माइलस्टोन है। हमारी मंजिल बहुत दूर है और अभी हमें बहुत दूर जाना है। जेपी ने घोषणा की, अनाउंसमेंट की कि भ्रष्टाचार को मिटाना, बेरोजगारी को दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना, ये ऐसी चीजें हैं। अच्छा, ये होना तो चाहिए, लेकिन ये इस प्रेजेंट सिस्टम, वर्तमान व्यवस्था में ये संभव नहीं है कि हम ये सब कर सके, क्योंकि केंद्र की कांग्रेस सरकार ने ही इस भ्रष्टाचार को फैलाया है, बेरोजगारी फैलाई है, शिक्षा में क्रांति को लाने से रोका है। तो ये सारी चीजें, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, केंद्र सरकार की व्यवस्था की ही उपज है। इसीलिए इस व्यवस्था को बदलना होगा हमें। जेपी ने छात्रों से संपूर्ण क्रांति को सफल, सक्सेसफुल बनाने के लिए 1 वर्ष तक विश्वविद्यालय, कॉलेजों को बंद रखने का कहा, अपील की कि वो लोग कॉलेज और विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ना जाएं। सीमा सुरक्षा बल, बिहार पुलिस और इत्यादि के जवान जो वहाँ पे ड्यूटी में शामिल थी, उनसे अपील की कि वे सरकार के, क्योंकि देखो जब भी आंदोलन होता है तो पुलिस को और सीमा सुरक्षा बल वगैरह को भेजा जाता है आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। तो उन्होंने अपील की कि वे सरकार के अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी आदेशों को मानने से इनकार कर दे। तो अब ये आंदोलन बेसिकली सामाजिक स्तर से उठकर राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से फैल चुका था कि इसको रोक पाना असंभव हो रहा था। संसद मार्च का आह्वान, ये वो आह्वान था जिसके बाद देश में पूरी तरह से, एक तरह से यूँ कह लो कि देश में इस आंदोलन ने अपना पूरा रूप ले लिया था, बहुत बड़ा मास लेवल पर। और ये संसद मार्च के आह्वान के बाद देश में वो हालात आ गए कि इंदिरा गांधी को मजबूरी में लास्ट में बचाने के लिए अपने आप के, इंदिरा गांधी को इस आंदोलन को रोकने का अब कोई रास्ता नहीं मिला और लास्ट में उन्हें आपातकाल लगाना पड़ा। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन को व्यावहारिक, प्रैक्टिकल बनाने के लिए संसद मार्च का आह्वान किया और इसका नेतृत्व किया या लीडरशिप की। देशव्यापी प्रभाव पड़ा, मतलब इस संसद मार्च का जैसे ही उन्होंने आह्वान किया तो पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ा और सभी विपक्षी दल और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट इसमें शामिल हो गए और संसद मार्च में सम्मिलित हुए। इससे पहले भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी भी दिल्ली में इतनी बड़ी रैली कभी राजधानी में आज तक नहीं हुई थी जितना इस संसद मार्च में हुई। सरकार को विचलित कर दिया इस संसद मार्च ने, पूरी तरह डरा दिया। और इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता, जो पब्लिसिटी, जो कभी 70 के दशक में मैंने वो आपको वीडियो में वो टॉपिक कराया था, उसको ज़रूर से देखना क्योंकि वो क्वेश्चन भी आ जाता है। लेकिन जो इंदिरा गांधी की लोकप्रियता कभी आसमानों पर पहुंच गई थी, वो एकदम इस आंदोलन और संसद मार्च के बाद धरातल की ओर जाने लगी, बिल्कुल ज़मीन पर आ गई। इसके बाद इंदिरा गांधी जी मजबूर हो गई क्योंकि वो जयप्रकाश नारायण के इस आंदोलन को, संपूर्ण क्रांति को और इस संसद मार्च के आगे विवश थी। इसको वो बिल्कुल रोक नहीं पाई और उनकी लोकप्रियता समाप्त होने लगी थी।
इंदिरा गांधी को मजबूरी में अब इस आंदोलन को रोकने का अब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था, तो उन्होंने लास्ट में आपातकाल लागू कर दिया, इमरजेंसी को लागू कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके सामने जयप्रकाश नारायण वाला टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसमें से 1 और 2 में भी क्वेश्चन आ सकता है और 6 में भी आ सकता है, तो आपको मैंने पूरी तरह डिटेल में कराया है। एक बात और आपसे मैं सजेशन ज़रूर चाहूँगा इस चीज़ पे कि अभी हमें पता हमारा सिलेबस ख़त्म होने वाला, तो हम जल्दी एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। एक सारे स्टूडेंट्स को मिला के हम ग्रुप बनाएं ताकि आगे आपको काम आए। हम इस ग्रुप में सारी की सारी जितनी भी स्टडी से संबंधित बातें कर सकें। अब ये ग्रुप वैसे तो पहले व्हाट्सएप पे बनाने की सोचा था, लेकिन व्हाट्सएप वाला आप सबको पता है कि व्हाट्सएप पे आजकल जो ये प्राइवेसी पॉलिसी का इशू आया है, तो इसमें हो सकता है पता नहीं ये क्या आगे इस पर एक्शन हो। इसीलिए इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैं सोच रहा हूँ, तो आप मुझे ज़रूर से बताना कि आप कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं। हम सब मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे बढ़िया सा, और हम सब अच्छे से पढ़ाई करेंगे। उस ग्रुप में हम अच्छी से अच्छी बातें शेयर कर पाएंगे। तो ज़रूर से मुझे कमेंट करना कि आप टेलीग्राम पे आना चाहेंगे और या फिर व्हाट्सएप पे ही चलना है, तो फिर आगे व्हाट्सएप पे बनाऊंगा मैं। अब जल्दी से सिलेबस ख़त्म कराने के बाद हम उसमें आगे बढ़ेंगे और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।